गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कार्टोग्राफी के बारे में, मानचित्र कला के बारे में। कार्टोग्राफी चैप्टर के अंतर्गत 3 क्लास हो चुकी हैं। आज जो क्लास होने जा रही है वो चौथी क्लास है। कल हमने प्रोजेक्शन प्रक्षेप के बारे में अध्ययन किया। प्रक्षेप क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रक्षेप के उसको डिवाइड करते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं प्रक्षेप प्रोजेक्शन को। एक तो निर्माण की विधि के आधार पे, एक रचना विधि के आधार पर, एक गुण के आधार पर। जो निर्माण की जो विधि है उसके आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक संदर्श और एक असंदर्श। संदर्श जो प्रकाश की सहायता से बनाया जाता है और असंदर्श जो गणितीय विधि के आधार पर बनाया जाता है। जबकि रचना विधि के आधार पर होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, दूसरा होता है बेलनाकार प्रक्षेप, 3rd नंबर पे खमद्य प्रक्षेप और 4th नंबर पर होता है रूढ़ प्रक्षेप। इसके अलावा एक गुण के आधार पर भी होते हैं, तो गुण के आधार पर भी 4 प्रकार का होता है। सम क्षेत्र प्रक्षेप, सम दूरस्थ प्रक्षेप, शुद्ध दिशा प्रक्षेप और एक होता है यथाकृति प्रक्षेप। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सम क्षेत्र प्रक्षेप, सम दूरस्थ प्रक्षेप, यथाकृति प्रक्षेप और सम दिशा प्रक्षेप या शुद्ध दिशा प्रक्षेप जिसको हम कहते हैं। मित्रों, काल जो हमने अध्ययन किया था कल क्लास में, तो वो रचना विधि के आधार पर अध्ययन किया और पहला जो शंकु हमने पढ़ा शंकु प्रक्षेप। एक बार मैं उसको रिवीजन करता हूँ, फिर उसके बाद आज आगे पढ़ाऊंगा। तो आप यहां देखिए, सबसे पहले शंकु प्रक्षेप, हेडिंग लिखिए शंकु प्रक्षेप। ये जो शंकु प्रक्षेप होता है ये किस प्रकार से बनाया जाता है? इसमें सबसे पहले मैं आपको एक मानचित्र बना देता हूं और फिर उसके बाद उसको डिफाइन कर देता हूं। तो शंकु प्रक्षेप जो होता है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से एक ग्लोब होता है, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। इस प्रक्षेप में जो ये दिशाएं रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। इस प्रकार से होती हैं। जबकि इसके अंतर्गत ये रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये यहां पे ध्रुव होता है, ध्रुव होता है जो चाप के द्वारा दर्शाया जाता है। शंकु प्रक्षेप में ध्रुव हमेशा किसके द्वारा दर्शाया जाता है? चाप के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा ये सतह पे जहां पे ये स्पर्श करती है अक्षांश रेखा, इसे हम बोलते हैं मानक अक्षांश। और ये बीचों बीच में जो होती है इसको बोलते हैं मानक देशांतर रेखा। मानक देशांतर रेखा या इसको बोलते थे प्रधान देशांतर रेखा। मानक देशांतर रेखा या इसको बोलते हैं हम प्रधान देशांतर रेखा। जब इस ग्लोब को या हम कह सकते हैं इस खोखले कागज को
इसमें परिभाषा इसकी आती है कि शंकु प्रक्षेप कहते किसको हैं? जब ग्लोब को खोखले कागज के ऊपर स्थापित किया जाता है, या कह सकते हैं हम खोखले कागज को ग्लोब के ऊपर स्थापित किया जाता है, या शंकुनुमा एक कागज को जब ग्लोब के ऊपर स्थापित किया जाता है तो जो आकृति बनती है और उसमें नीचे से प्रकाश डाला जाता है, जैसे यहां से वो प्रकाश डाला जाता है इसमें। अब प्रकाश के द्वारा इस शंकुनुमा कागज पे जो आकृति बनती है, इसको जब यहां से हटाएंगे, इसको जब समतल करेंगे और उसके बाद जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं शंकु प्रक्षेप। जैसे अब यहां पे जो आकृति बनेगी ये कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। ये आकृति बनेगी इस प्रकार से। अब इसमें अंतराल रख लेते हैं, जैसे मान लिया ये 0 डिग्री या 20 डिग्री, एक और इसमें बना देते हैं जैसे 20, ये 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, जितना भी मान सकते हो आप। इसमें 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, ये हो गया जैसे वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। इसके अलावा जब यहाँ पे करते हैं तो जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री होता है। जबकि इसमें जो ध्रुव होता है वो किसके द्वारा? तो ध्रुव चाप के द्वारा, हम कह सकते हैं ध्रुव चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि एक शंकुनुमा कागज को ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित करते हैं और उसके नीचे से लाइट या प्रकाश डाला जाता है। जब वो प्रकाश के द्वारा उस बाद में समतल कागज को जब फैलाया जाता है या शंकुनुमा कागज को जब फैलाया जाता है और उस पर जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं, उसे शंकु प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसे शंकु प्रक्षेप की विशेषता आपको याद रखनी है कि ये हमेशा जो शंकु प्रक्षेप होता है, ये इस पे जो मान होता है तो मान कहां पर? ये मानक अक्षांश पर ही मान शुद्ध आता है। मान शुद्ध आता है तो कहां पर जो मान शुद्ध होगा? यह मानक अक्षांश और ये मानक देशांतर, यहां पर मान हमेशा शुद्ध आता है। ये जो शंकु प्रक्षेप है, शंकु प्रक्षेप का उपयोग हमेशा मध्य अक्षांशों के लिए किया जाता है। कौन से अक्षांशों के लिए? मध्य अक्षांशों के लिए किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जो देश हैं उनके लिए किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? शंकु प्रक्षेप। जो मध्य अक्षांशों में स्थित है उनके लिए शंकु प्रक्षेप बनाया जाता है। इस शंकु प्रक्षेप में सेकंड जो विशेषता इसकी होती है कि जब इस मानक अक्षांश से हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो मान कमी आती है, और जबकि यहां से हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इसके मान में क्या होता है? वृद्धि आती जाती है। लेकिन दूसरी चीज इसके साथ ही हमको जस्ट अपोजिट याद रखनी है कि जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे इसके मान में कमी आएगी, लेकिन इसकी मापनी में क्या होगा? मापनी में वृद्धि होगी, मापनी बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल में कमी होगी और मापनी में वृद्धि होगी। जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जबकि मापनी में क्या होगा? मापनी में कमी हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हमको याद रखनी है कि इस समतल कागज को या समतल कागज पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये सब एक ध्रुव पर या एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, जबकि और सरल रेखाएं होती हैं या देशांतर कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इनको याम्योत्तर रेखाएं। ये याम्योत्तर रेखा एक सीधी सरल रेखा होती हैं, जबकि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं और अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है ये इस प्रकार से बढ़ती हुई चली जाती है नीचे की तरफ। दूसरा पॉइंट अपन को याद रखना है कि इस शंकु प्रक्षेप में कभी भी विषुवत रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता है। एक बार नेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, निम्न में से किस प्रक्षेप के अंतर्गत
किस प्रक्षेप के अंतर्गत भूमध्य रेखा को नहीं दर्शाया जाता है? तो आपको ऑप्शन जैसे खगोल कुछ भी दे देगा, बेलनाकार प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप या रूढ़ प्रक्षेप। तो आपको मित्रों याद रखना है कौन सा प्रक्षेप है जिस पर भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता, तो वो प्रक्षेप हो जाएगा शंकु प्रक्षेप। तो ये आपको याद रखना था। शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत शंकु प्रक्षेप को कई भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक मानक शंकु प्रक्षेप, 2 मानक शंकु प्रक्षेप, बौन प्रक्षेप या बहुशंकु प्रक्षेप। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी सेकंड आप हेडिंग लिखोगे, सामान्य जानकारी ले लेते हैं चारों प्रक्षेपों के बारे में। सेकंड नंबर पे आप हेडिंग लिखोगे बेलनाकार प्रक्षेप। कौन सा? बेलनाकार प्रक्षेप। ये जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है, शंकु प्रक्षेप के बारे में हमने कल भी पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फर्स्ट, बेलनाकार प्रक्षेप। तो बेलनाकार प्रक्षेप आप हेडिंग लिखिए, फिर मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा और फिर उसको विस्तार से एक एक पॉइंट वाइज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो मित्रों, बेलनाकार प्रक्षेप, ये जो बेलनाकार प्रक्षेप है इसमें क्या होता है कि एक बेलन होता है और इस प्रकार से, जैसे ग्लोब हो गया, इस प्रकार से एक बेलनाकार या खोखले कागज पे ग्लोब को प्रक्षेपित करते हैं। एक खोखले कागज पे या एक बेलनाकार कागज पर ग्लोब को प्रक्षेपित करते हैं और फिर नीचे से प्रकाश डाला जाता है। फिर बाद में जब उस खोखले कागज को हम समतल करते हैं, उस पर जो चित्र बनता है या जो प्रक्षेप बनता है उसे हम कहते हैं कौन सा प्रक्षेप? बेलनाकार प्रक्षेप। जैसे हमने ग्लोब लिया, इस बेलनाकार कागज को ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित किया, ये उसी प्रकार से यहां पे ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये इक्वेटर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये देशांतर रेखाएं, इस प्रकार से। ये देशांतर रेखाएं होती हैं और नेक्स्ट ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनका झुकाव इधर की तरफ न होकर के ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाती है। ये हो गया अपना बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप में मैं आपको बता दूं कि एक ग्लोब को उसके खोखले ऊपर या खोखले कागज को ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित किया, और प्रक्षेपित जब हम करते हैं तो जो सतह या ग्लोब का जो पार्ट या जो भाग इस खोखले कागज को ये स्पर्श करता है यहां पे, इसी को हम कौन सा बोलते हैं? मानक अक्षांश रेखा बोलते हैं। इधर मैं लिख देता हूं मानक अक्षांश रेखा। मानक अक्षांश रेखा, ये मानक अक्षांश रेखा होती है कौन सी? तो मानक अक्षांश हमेशा कौन सा होता है इसमें? 0 डिग्री रेखा जो होती है वो कैसी होती है? मानक अक्षांश होती है। जबकि शंकु प्रक्षेप में जो मध्य अक्षांश होते हैं, चाहे वो 30 डिग्री नॉर्थ हो, चाहे 30 डिग्री साउथ हो, 40 डिग्री नॉर्थ हो या 40 डिग्री साउथ हो, हमेशा मध्य अक्षांशों में ही मानक अक्षांश मानी जाती है। जबकि बेलनाकार प्रक्षेप में हमेशा और हमेशा जो इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा को ही मानक अक्षांश रेखा माना जाता है। कौन सी रेखा माना जाता है? मानक अक्षांश रेखा माना जाता है। ये 0 डिग्री जो होती है इसे हम बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा।
प्रधान देशांतर रेखा इसे कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब इस खोखले कागज को, इस खोखले कागज में यहां से प्रकाश डाल दिया, इस प्रकार से प्रकाश डाला जाता है, मैं लिख देता हूं प्रकाश की स्थिति, यहां से प्रकाश डाल दिया जाता है। अब इस खोखले कागज को जब हम समतल करते हैं प्रकाश डालने के बाद, तो जो चित्र बनता है वो चित्र किस प्रकार से बनेगा, तो वो चित्र बनता है जस्ट यहां पे इधर बन जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से कागज बनता है। इसमें हम यहां लिख सकते हैं 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ऐसे मैं इधर लिख देता हूं 0 डिग्री, 120 डिग्री और चलो ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ कर देता हूँ 120 मान लो, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पे भी एक लाइन और खींच देते हैं ताकि दोनों सेम हो जाएंगे, और 150 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार से इधर बना दिया जाता है कि ये 0 डिग्री हो जाएगी, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ये नॉर्थ हो गया और ये हो जाएगा साउथ, 90 डिग्री साउथ। इस प्रकार से बनता है। इसमें ये जो इक्वेटर होती है या अपन कह सकते हैं भूमध्य रेखा जो है, ये क्या होती है, ये होती है मानक अक्षांश रेखा, मानक अक्षांश रेखा। और जो 0 डिग्री होती है इसे हम कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। मित्रों, इसमें अपन को इसकी विशेषता याद रखनी है। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं। ये बन के तैयार हो गया हमारा बेलनाकार प्रक्षेप। सबसे पहले अपन को याद रखना है इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से याद रखनी है कि एक आपको खोखला कागज लेना है, बेलन नुमा होना चाहिए। उस खोखले कागज के ऊपर ग्लोब को प्रक्षेपित करते हैं। जब ग्लोब को प्रक्षेपित करते हैं और नीचे से प्रकाश डाला जाता है, अब जो ग्लोब का जो पार्ट है, जो सतह उस खोखले कागज या उस बेलनाकार कागज को जहां स्पर्श करती है, उसे हम क्या माना जाता है, मानक अक्षांश रेखा माना जाता है। और बेलनाकार ग्लोब में या बेलनाकार प्रक्षेप में हमेशा हमको याद रखना है कि मानक अक्षांश विषुवत रेखा ही होती है, विषुवत रेखा को माना जाता है। इसके अलावा अपन को याद रखना है जब इसको हम समतल करते हैं तो समतल करने पर जो आकृति बनती है इस प्रकार की, इसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों के मध्य की दूरी बराबर होती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर इस विषुवत रेखा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है, या हम कह सकते हैं विषुवतीय परिधि के बराबर होती है। इसमें विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा या अपन कह सकते हैं देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, दोनों की लंबाई बराबर होती है। कौन से प्रक्षेप में, बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि बेलनाकार प्रक्षेप का जो उपयोग किया जाता है, ये विषुवतीय क्षेत्रों का जो जनसंख्या वितरण हो या फसल वितरण हो
किसी प्रकार का आपको वितरण दिखाना है कौन से प्रदेशों का, विषुवतीय प्रदेशों का, तो उसके लिए आप कौन सा प्रक्षेप उपयोग में करेंगे, बेलनाकार प्रक्षेप को उपयोग में लिया जाता है। एक बार मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूं कि बेलनाकार प्रक्षेप, इसमें आपको याद रखना है कि मानक अक्षांश रेखा हमेशा क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा ही होती है। पहली बात आपको याद रखना, मानक अक्षांश हमेशा और हमेशा कौन सी होगी, कि भूमध्य रेखा ही हमेशा और हमेशा मानक अक्षांश रेखा होती है। इसके बाद आपको याद रखनी है कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विषुवतीय परिधि के बराबर होती है, के बराबर होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो विषुवतीय परिधि के बराबर होती है। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा, या कह सकते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की लंबाई कैसी होती है, तो बराबर होती है। यानी भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, 2πr। तो इसका मतलब जो इस ग्रीनविच रेखा है, या जो देशांतर रेखा है, या जो प्रधान देशांतर रेखा है, इस प्रधान देशांतर रेखा की लंबाई भी कितनी होगी, वही 2πr या विषुवतीय परिधि के बराबर होती है। इसके अलावा हम फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि उपयोग, तो इसका जो उपयोग होता है, ये उपयोग विषुवतीय प्रदेशों का वितरण प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। विषुवतीय प्रदेशों का वितरण प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा प्रक्षेप, तो बेलनाकार प्रक्षेप। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि इस प्रक्षेप के अंतर्गत अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इस प्रक्षेप में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखा होती हैं। कैसी होती हैं, सीधी होती हैं, सीधी या सरल रेखा के रूप में होती हैं। मित्रों, मैं समझता हूं आपको बेलनाकार प्रक्षेप समझ में आ गया होगा। बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि बेलनाकार प्रक्षेप का जो उपयोग होता है वो विषुवतीय प्रदेशों का, जिन प्रदेशों या जिन देशों के मध्य से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, उन प्रदेशों या उन देशों के उपयोग के लिए, उनका वितरण मानचित्र दिखाने के लिए इस बेलनाकार प्रक्षेप को काम में लिया जाता है। बेलनाकार प्रक्षेप में आपको याद रखना है कि इसकी मानक अक्षांश हमेशा और हमेशा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है। जब मानक अक्षांश भूमध्य रेखा होती है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर मान हमेशा कैसा होगा,
मान हमेशा शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। विषुवत रेखा पर मान हमेशा शुद्ध आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 2πr होती है। जब इसकी लंबाई 2πr हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि विषुवतीय परिधि के बराबर होती है। यह विषुवतीय परिधि होती है पूरी, तो इस विषुवतीय परिधि के बराबर किसकी लंबाई होती है, भूमध्य रेखा की लंबाई होती है। भूमध्य रेखा वह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो वो कौन सा प्रक्षेप होता है, बेलनाकार प्रक्षेप। मैंने आपको बताया कि जो शंकु प्रक्षेप होता है, उस शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, और ध्रुव जो होता है वो चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि बेलनाकार प्रक्षेप में, ये मैंने लिखा है, प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखा होती हैं। इनमें दोनों ही रेखाएं सीधी सरल रेखा होती हैं, इनके मध्य की दूरी समान होती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा पर मान हमेशा शुद्ध होता है, और इसका उपयोग जो किया जाता है बेलनाकार प्रक्षेप का, तो विषुवतीय प्रदेशों का प्रदर्शन करना है, कोई वितरण दिखाना है कोई मानचित्र में, तो कौन सा उपयोग करेंगे, बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। 3rd नंबर पे आप हेडिंग लिख सकेंगे, तो 3rd नंबर पे लिखोगे खमध्य प्रक्षेप। एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम रचना विधि के आधार पर जो 4 भाग हैं, शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप, उनके बारे में मैं नॉर्मली सतह ज्ञान आपको अभी इस क्लास में मैं बता रहा हूँ। एक एक फिर इनका कितने पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कौन कौन से देशों का किस मानचित्र पे उपयोग किया जाता है, ये सब मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी फिलहाल में सामान्य जानकारी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब 3rd नंबर पर आता है, उसको अपन बोलते हैं खमध्य प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप होता है, खमध्य प्रक्षेप। ये खमध्य प्रक्षेप 3rd नंबर पे होता है। इस खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत क्या होता है कि एक ग्लोब होता है, ग्लोब को लेते हैं हम सबसे पहले इस प्रकार से 0 डिग्री, ये साउथ पोल। यहां पे क्या होता है कि इस ग्लोब पर एक समतल सतह या समतल कागज को प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार से इस पे एक कागज रख दिया जाता है, और इस कागज पे ये रेखाएं इस प्रकार प्रदर्शित हो जाती हैं। इस प्रकार से इस पे प्रक्षेपित हो जाती है। इसकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि ग्लोब पर एक समतल कागज को रखा जाता है और नीचे से प्रकाश डाला जाता है, लाइट डाली जाती है। यहां से प्रकाश डाला जाएगा। जब यहां से प्रकाश डाला जाता है तो इस प्रकार से प्रकाश जाता है। जब यहां प्रकाश जाएगा तो इस कागज को फिर समतल करते हैं हम, इसको यहां से हटाते हैं तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है। यह आकृति बनके तैयार होती है। इसमें यहां पे जो ध्रुव होता है ये सरल रेखा के द्वारा होते हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये एक वृत्ताकार होती हैं, गोले के रूप में होती हैं। इस प्रकार से गोले के रूप में होती हैं।
यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे इसमें यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 डिग्री कर देता हूँ, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ये तो हो गए अक्षांश रेखाएं। ये देशांतर है, यहाँ मान लेते हैं जैसे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 कर देता हूँ, 180 इधर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री, 90, 180 और इधर हो जाएगा 360 डिग्री। इसके बीच में इस प्रकार से और हो जाती हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार से हो जाती हैं। ये हो गई इसमें देशांतर रेखाएं। तो मित्रों, जो खमध्य प्रक्षेप बनाया जाता है, खमध्य प्रक्षेप में जो मानक अक्षांश रेखा होती है वो ध्रुव होता है। मानक अक्षांश किसे माना जाता है? तो मानक अक्षांश रेखा क्या होता है? तो इसमें मानक अक्षांश रेखा ध्रुव मानक अक्षांश रेखा है होती है। इसके अलावा मानक अक्षांश या ध्रुव हम कह सकते हैं ध्रुवों पर मान हमेशा शुद्ध होता है। ध्रुवों पर मान हमेशा शुद्ध होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्षेप को शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहा जाता है। प्रक्षेप भी कहा जाता है। एक मिनट मित्रों, इसमें दवा डाल लेता हूं मैं। इसे शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो मित्रों, अपने बात कर रहे थे खमध्य प्रक्षेप के बारे में। तो खमध्य प्रक्षेप में आपको यही पॉइंट याद रखने हैं कि इसकी जो मानक अक्षांश रेखा होती है वो हमेशा ध्रुव होता है। ध्रुवों पर मान हमेशा कैसा होता है? शुद्ध दिखाया जाता है। इसीलिए इसको कौन सा प्रक्षेप बोलते हैं? शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहा जाता है। किस प्रक्षेप को कहा जाता है शुद्ध दिशा प्रक्षेप? तो खमध्य प्रक्षेप को। कौन से प्रक्षेप को? खमध्य प्रक्षेप को शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसमें अपन को याद रखनी है कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। वृत्ताकार होती हैं। जबकि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? सीधी। जबकि देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखा होती हैं। ये हमको याद रखना है खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि खमध्य प्रक्षेप होता है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए बनाया जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो प्रदर्शन दिखाना है, जो वितरण दिखाना है, वो कौन सा प्रक्षेप दिखाएगा? खमध्य प्रक्षेप इंपॉर्टेंट होता है ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए। इसमें क्या होता है कि मैंने सबसे पहले बताया कि एक ग्लोब को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है और नीचे से जब प्रकाश डाला जाता है उस समतल सतह पर, बाद में जब वहाँ से हटाने के बाद में जो स्थिति बनती है, जो प्रक्षेप बनता है, उसको हम कौन सा प्रक्षेप बोलते हैं? खमध्य प्रक्षेप बोलते हैं। इस खमध्य प्रक्षेप में मानक अक्षांश रेखा होती है, ये ध्रुव होती है, यहाँ मान शुद्ध होता है। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि शंकु प्रक्षेप में अक्षांश रेखा अर्धवृत्ताकार होती हैं। जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है उसमें क्या होती है? सरल रेखा, सीधी रेखा होती है। जबकि खमध्य प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये देशांतर रेखाएं शंकु प्रक्षेप में भी सीधी रेखा होती हैं और बेलनाकार प्रक्षेप में भी सीधी सरल रेखा होती हैं। और ये खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत भी कैसी होती हैं? सीधी सरल रेखाएं होती हैं। इस जो सभी देशांतर रेखाएं
ये ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये सभी कहाँ आकर के मिलती हैं, इस ध्रुव पर आकर के मिलती हैं, इस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं, इस शिरोबिंदु पर आकर के मिलती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो इसके अगर शिरोबिंदु प्रक्षेप कहें या शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहें या खमद्य प्रक्षेप कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है और ये किसके लिए उपयोगी होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा इस प्रक्षेप को या खमद्य प्रक्षेप को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो प्रक्षेपण तल के आधार पर और एक होता है नेत्र की स्थिति के आधार पर। तो मित्रों मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण तल के आधार पर, प्रक्षेपण तल के आधार पर, प्रक्षेपण तल के आधार पर। तो प्रक्षेपण तल के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रक्षेपण तल, अब एक तो इसमें ऊपर प्रक्षेपण तल है उत्तरी ध्रुव पर, इसमें क्या है कि एक बार में एक ही पार्ट दिखाया जा सकता है। जैसे अभी उत्तरी ध्रुव दिखा दिया, यहाँ प्रक्षेपण तल है, तो अगर इसको हम नीचे रख देंगे तो दक्षिणी ध्रुव दिखाया जाएगा। एक बार में एक ही ध्रुव दिखाया जा सकता है। कौन से प्रक्षेप में, खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत। प्रक्षेपण तल के आधार पर 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है ये होता है जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। इसमें मैं डायग्राम बना देता हूं, छोटा चित्र बनाऊंगा। इस प्रकार से होता है, ये होता है इसमें प्रक्षेपण तल ध्रुव होते हैं, इसलिए इसे हम कह देते हैं ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। क्यों कहा, क्योंकि प्रक्षेपण तल कहां पर है, ध्रुवीय पे, ध्रुव पर। दूसरा होता है विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। इस विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप में क्या होता है कि जो प्रक्षेपण तल होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। जैसे इस प्रकार से इसमें डायग्राम बनाया जाता है, ये ग्लोब है, ये देशांतर रेखाएं, ये इक्वेटर है, कर्क रेखा, इस प्रकार से इस बनाई जाती हैं। ये ध्रुव होता है, इसमें प्रक्षेपण तल यहां पे होता है, ये प्रक्षेपण तल होता है। तो इसको अपन कौन सा बोल देते हैं, ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, सॉरी विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप, क्योंकि प्रक्षेपण तल कहाँ है, विषुवत रेखा पर। और 3rd नंबर का जो होता है इसको अपन बोलते हैं तिर्यक खमद्य प्रक्षेप। ये जो तिर्यक खमद्य प्रक्षेप होता है, इस तिर्यक खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत जो प्रक्षेपण तल होता है, इसमें भी इस प्रकार से ग्लोब होता है, ये देशांतर रेखा ये होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसमें क्या है कि प्रक्षेपण तल यहां बीच में कर दिया जाता है ये, तो इसको अपन बोलते हैं कौन सा, तिर्यक खमद्य प्रक्षेप। तो प्यारे मित्रों, जो खमद्य प्रक्षेप होते हैं उसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रक्षेपण तल के आधार पर, दूसरा होता है नेत्र स्थिति के आधार पर। जब प्रक्षेपण तल के आधार पर उसे 3 भागों में बांटते हैं। ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, इसमें प्रक्षेपण तल ध्रुव पर होता है। विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप, इसमें प्रक्षेपण तल विषुवत रेखा पर होता है। और तीसरा होता है तिर्यक खमद्य प्रक्षेप, इसमें प्रक्षेपण तल बीच में होता है। इसमें प्रक्षेपण तल यहाँ भी हो सकता है, इसके अलावा प्रक्षेपण तल इसको इधर भी कर सकते हैं हम, इसमें प्रक्षेपण तल यहाँ भी हो सकता है, इसमें प्रक्षेपण तल यहाँ भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है।
विषुवतीय प्रक्षेप की बात करें तो इसमें विषुवत रेखा पे यहाँ पे भी इसका प्रदर्शन किया जा सकता है। और ध्रुवीय प्रक्षेप की हम बात करें तो ये इसका प्रक्षेपण तल ये यहाँ पे भी किया जा सकता है। तो मित्रों मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी प्रक्षेपण तल इसका हो सकता है इस प्रकार से। उसमें क्या है कि दोनों प्रकार से ध्रुवीय खमद प्रक्षेप, ये उत्तरी ध्रुव पर प्रक्षेपण तल है तो भी ध्रुवीय खमद, अगर दक्षिणी ध्रुव पर होता तो भी ध्रुवीय खमद। यहाँ पे विषुवतीय खमद है, ये इधर ईस्ट में है तो भी विषुवतीय खमद, अगर इधर न होकर के वेस्ट में कर दें तो भी ध्रुवीय खमद। जो तिर्यक प्रक्षेप होता है ये 4 प्रकार से हो सकता है, मतलब चाहे उत्तर पूर्व दिशा में हो, चाहे दक्षिण पूर्व दिशा में हो, चाहे दक्षिण पश्चिम में हो या उत्तर पश्चिम, कहीं पे भी होगा। कौन सा प्रक्षेप कहलाएगा? तिर्यक प्रक्षेप या तिर्यक खमद प्रक्षेप कहलाता है। इसके अलावा एक लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं किसके आधार पर डिवाइडेशन, तो वो जो होता है यहाँ मैं मिटा देता हूँ और उसको हम बोलते हैं ये प्रक्षेपण तल के आधार पर, और एक होता है नेत्र स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? नेत्र की स्थिति के आधार पर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए हो गया, दूसरा बी, ये होता है नेत्र की स्थिति, या कह सकते हैं हम प्रकाश की स्थिति। यानी कहने का मतलब प्रकाश कहां से डाला जा रहा है, प्रकाश कहां से डाला जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेत्र स्थिति के आधार पर या प्रकाश की स्थिति के आधार पर। इसमें कई होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं नेत्र स्थिति के आधार पर, जैसे लंब कोणीय प्रक्षेप या केंद्रक प्रक्षेप। और 3rd नंबर का होता है उसे हम कहते हैं त्रिविमीय प्रक्षेप, मतलब 3 प्रकार का हो सकता है, चाहे वो केंद्रक हो, यानी केंद्रक प्रक्षेप में प्रकाश केंद्र से डाला जाता है, एक होता है त्रिविमीय उसमें सतह से डाला जाता है, और एक लंब कोणीय है उसमें क्या है प्रकाश दूर से डाला जाता है। तो 3 प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दूं, फर्स्ट होता है जैसे केंद्रक, केंद्रक खमद प्रक्षेप, केंद्रक खमद प्रक्षेप। दूसरा जो होता है वो होता है तिर्यक खमद प्रक्षेप, तिर्यक खमद प्रक्षेप। और 3rd होता है जिसे हम कह सकते हैं लंब कोणीय खमद प्रक्षेप। मित्रों इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश डाला जाता है वो केंद्र से डाला जाता है, या नेत्र की स्थिति जो होती है वो केंद्र में होती है। प्रकाश अगर केंद्र से डाला जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? केंद्रक खमद प्रक्षेप। अगर तिर्यक खमद प्रक्षेप है, इसमें जो प्रकाश डाला जाता है वो यहां सतह से डाला जाता है, इस प्रकार से, चाहे वो कोई सी भी सतह हो सकती है। उसको अपन बोलते हैं तिर्यक खमद प्रक्षेप। और एक होता है लंब कोणीय खमद प्रक्षेप। लंब कोणीय खमद प्रक्षेप के अंतर्गत जो प्रकाश डाला जाता है वो दूर से डाला जाता है, जैसे यहां से प्रकाश डाला जाएगा। ये प्रकाश कहीं से चारों दिशाओं में से कोई सी दिशा से डाला जा सकता है। इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं हम लंब कोणीय खमद प्रक्षेप। तो खमद प्रक्षेप को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला था प्रक्षेपण तल के आधार पर, और दूसरा है नेत्र की स्थिति के आधार पर, या हम कह सकते हैं प्रकाश की स्थिति के आधार पर। तो प्रक्षेपण तल के आधार पर 3 थे, ध्रुवीय खमद प्रक्षेप, विषुवतीय खमद प्रक्षेप और तिर्यक खमद प्रक्षेप। इसी प्रकार से नेत्र स्थिति के आधार पर या प्रकाश की स्थिति के आधार पर भी 3 है, केंद्रक खमद प्रक्षेप, तिर्यक खमद प्रक्षेप, और एक होता है लंब कोणीय खमद प्रक्षेप। इसके अलावा सबसे जो लास्ट में बचा है
जिसे हम बोलते हैं 4th नंबर रूढ़ प्रक्षेप। तो अब हम लास्ट में पढ़ेंगे रूढ़ प्रक्षेप के बारे में। तो ये देखिए, आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए 4th नंबर लिख करके रूढ़ प्रक्षेप। मैं समझता हूं मित्रों वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डिस्कवरी क्लासेस जयपुर को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे अपने फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 4th नंबर आप लिखोगे जिसका नाम है 4 नंबर, जिसको हम बोलते हैं कौन सा प्रक्षेप? रूढ़ प्रक्षेप। ये रूढ़ प्रक्षेप क्या होता है कि रूढ़ प्रक्षेप के अंतर्गत मतलब जिस प्रक्षेप का निर्धारण ना शंकु प्रक्षेप, ना खमद्य प्रक्षेप और ना ही बेलनाकार प्रक्षेप, इन तीनों से भिन्न जो प्रक्षेप होते हैं उसे हम बोलते हैं रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप को हम दूसरा जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। कौन सा प्रक्षेप बोलते हैं? इसे अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार से चित्र बनाया जा सकता है, जैसे ये हो गया, ये रूढ़ प्रक्षेप होता है, या फिर इस प्रकार से आकृति बना दी जाती है, मतलब किसी प्रकार से आकृति बनाई जा सकती है। ये रूढ़ प्रक्षेप के अंतर्गत आते हैं। मतलब तो रूढ़ प्रक्षेप, इस रूढ़ प्रक्षेप को, इसको अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। जैसे मौलविड प्रक्षेप, एक होता है सिनुसॉइडल प्रक्षेप, एक होता है रॉबिन्सन प्रक्षेप। ये सभी किसके उदाहरण हैं? रूढ़ प्रक्षेप के उदाहरण हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रक्षेप की आकृति ना तो शंकु प्रक्षेप, ना बेलनाकार प्रक्षेप और ना ही खमद्य प्रक्षेप से मेल खाती है, यानी इन तीनों से जो भिन्न प्रक्षेप पाया जाता है 4th नंबर, उसे हम कहते हैं रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप को अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है। संपूर्ण विश्व को एक साथ दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्षेप में जैसे मौलविड प्रक्षेप, सिनुसॉइडल प्रक्षेप या रॉबिन्सन जो प्रक्षेप होते हैं उन्हें हम रूढ़ प्रक्षेप के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज हमने सर्वप्रथम अध्ययन किया शंकु प्रक्षेप के बारे में, 2nd नंबर पे अध्ययन किया बेलनाकार प्रक्षेप और 3rd खमद्य प्रक्षेप, और सबसे अंत में रूढ़ प्रक्षेप के अंतर्गत अध्ययन किया। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू। हम पर डे एक वीडियो डालते हैं, आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको नेट JRF निकालना है या स्कूल कॉलेज लेक्चरर आपको निकालना है तो आपको हमारी वीडियो कंपलसरी देखनी होगी, और हम आपको वादा करते हैं कि आपका नेट या फिर स्कूल लेक्चरर का जो भी एग्ज़ाम आएगा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। तो मैं बस यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।